नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कल आए और सभी देशवासियों के सामने उन्होंने जैसे घोषणा किया, उन्होंने कहा, सब देशवासियों से रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट 1 साल में वो गोल्ड ना खरीदे। और उन्होंने ये भी कहा कि एक एनर्जी क्राइसिस दिखते हुए नज़र आ रही है, जिसके वजह से उन्होंने ये भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह भी दी है। तो ये चीज़ अचानक से आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा? देखिए, ये चीज़ मैं कई दिनों से लास्ट 4-5 महीनों से मैं यही कहते आ रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छे दिखते हुए नज़र नहीं आ रही है और साथ-साथ में भारत की इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं दिख रही है। क्योंकि हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम लोग देख के हम लोग को पता लग जाता है किस तरीके से हमारी इकोनॉमी की हालत है। तो यही चीज़ मैं लास्ट 4-5 महीनों से कहते आया हूँ कि जिस तरीके से महँगाई बढ़ती जा रही है और हमारी करेंसी वीक पड़ती जा रही है, डीवैल्यू होते जा रही है धीरे-धीरे, तो ये एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। और जिस तरीके से ये वॉर चालू हुआ था फ़रवरी के महीने, फ़रवरी के एंड में 28 फ़रवरी मेरे ख़्याल से यूएस, ईरान और इज़राइल का ये वॉर, और जिसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ इतने ऊपर आ गए हैं, अभी भी ऊपर ही हैं मैं कहूँगा। तो ये एक समस्या का कारण ज़रूर बन सकता है, बहुत बड़ी समस्या आ सकती है अगर ये वॉर इसके बाद भी 2-3 महीने कंटिन्यू करता रहा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस इंडिया अ, ऑयल का, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। करीब-करीब 80% ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और इंडिया की इकोनॉमी भी इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ये मैं कहते आया हूँ। ये केवल बीजेपी के टाइम में नहीं, पहले भी जब कांग्रेस का समय था, तो हम लोग हमेशा से ही इम्पोर्ट ही करते आए हैं, एक्सपोर्ट हम लोग बहुत कम करते हैं। जब तक हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे और उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये अनसर्टेनिटी, ये प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, तो इकोनॉमी हम लोगों की ऐसी ही डामाडोल स्थिति में रहेगी। तो अब देखा जाए आज नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों कहा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बातों से ये पता लगा कि वो अपने देश के फॉरेक्स रिजर्व को वो कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फॉरेक्स रिज़र्व की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेक्स रिज़र्व हमारे देश में क्या है? डॉलर। डॉलर एक रिज़र्व करेंसी है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है जब हम ट्रेड करते हैं। तो डॉलर का देश से भारी मात्रा में चले जाना, ये भी हम लोगों के लिए एक संकट दिखते हुए नज़र आ रहा है। और वो साथ-साथ में ये भी कह रहे हैं, वो गोल्ड को भी रिज़र्व करना चाह रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, वो आज जल्दी से हम लोग देखें। देखिए, इसके बेसिकली 3 कारण हैं। एक चीज़ जो मेरे को समझ में आ रहा है, तो पहला कारण है वो है इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिफरेंशियल। दूसरा है जो हम बात कर रहे थे, एनर्जी क्राइसिस, ये तो हमको सबको पता है। और तीसरा है एफआईआई और एफपीआई का चले जाना। अब ये डिफरेंशियल इंटरेस्ट क्या है, ये आपको थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से हम लोग के जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो यूएस में जब पैसा लगाते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ, तो जब हम लोग जब इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स उधर पैसा लगाते हैं, तो उन लोग हमको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स को उससे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अब सिनेरियो जो ये हो गया है, तो इंडिया में जो हम एफडी करते हैं, जो इंटरेस्ट उधर भी मिलता है। तो बात ये है कि तो यूएस में जो 2-3 महीने या 3-4 महीने से जो हम लोग सोच रहे थे, वहाँ पे रेट कट होगा, लेकिन फेड रिज़र्व ने रेट कट नहीं किया। तो जिसके वजह से जो वहाँ पे इंटरेस्ट था, वो घटा नहीं। तो वहाँ का इंटरेस्ट, और इंडियन जो एफडीज़ की बात करूँ, वो इंटरेस्ट में
जो डिफरेंस है वो एक ही रह गया है, जिसके कारण जो हमारा पैसा है वो इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा अभी भी यूएस मार्केट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंडिया में जो एफडी के इंटरेस्ट है वो लगभग, और यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट है वो एक ही लेवल पे हैं। तो अगर इंडिया के एफडी के इंटरेस्ट अगर और ऊपर रहते तब वो पैसा वापस आके इंडिया में लगता। ये एक कारण है। और दूसरा मैंने बोला एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस आपको पता ही है, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और हम क्रूड ऑयल के इंपोर्टर हैं, जिसके वजह से जो हम लोगों का कॉस्ट पड़ रहा है, जैसे क्रूड ऑयल हम लोगों ने जो बजट में ठीक किया था वो 62-65 रुपीज़ के बीच में ठीक हुआ था, वहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी 95, 96, 100 तक भी गए थे। तो उन दामों में जब हम खरीद रहे हैं और हम लोग का बजट 60-65 था, तो ये जो ट्रेड डेफिसिट, ये जो डेफिसिट जो बढ़ रहा है, तो ये एक समस्या का कारण है। तीसरा है हमारे देश से जिस हिसाब से एफआईआईज और एफपीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच के निकलते जा रहे हैं, उससे हमारी करेंसी भी वीक होते जा रही है। तो जिसके कारण जो इंडिया क्या कोशिश कर रही है, अपने फॉरेक्स जो रिजर्व है उनको प्रिजर्व करने की, वो चाहे गोल्ड हो और वो चाहे डॉलर हो। अब इसमें कई लोग सोचेंगे कि सर डी डॉलराइजेशन हम लोग बात कर रहे थे। डी डॉलराइजेशन, डॉलर की वैल्यू तो अच्छी है, स्ट्रेंथ है इंडियन, कहाँ डी डॉलर? देखिए, डी डॉलराइजेशन जब हम बात कर रहे हैं वो किसी करेंसी से नहीं। डी डॉलराइजेशन जो हम बात कर रहे हैं, डॉलर की वैल्यू उन हार्ड एसेट्स से कम है। हार्ड एसेट्स मतलब गोल्ड, लैंड, इन हार्ड एसेट्स के कंपैरिजन में जब कर रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू उनके हिसाब से घट रही है, ना कि हम करेंसी की अगर बात करें, करेंसी से कंपेयर करें। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यही चीज़ मैं चीख चीख के लास्ट 4 से 5 महीने में यही कह रहा था, और मेरे को पता भी था जब इलेक्शंस ख़त्म होंगे तब आपको पता लगेगा। तो आपको इस टाइम में इसीलिए मार्केट में भी बहुत कॉशियस अप्रोच दिख रहा है, और ये वॉर कंटिन्यू करता रहा, ऐसे ही अगर नहीं थमा तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए मैं सबको कॉशियस कर रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसीलिए मैं 4-5 महीने से यही कह रहा था। उधर एक और अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो एक और समस्या दिखते हुए नज़र आ रही है, जो कि मैं ये चीज़ लास्ट 4-5 मंथ से कहते जा रहा हूं, वो है एआई बबल फॉर्मेशन। तो ये एआई बबल बर्स्ट करेगा अगर आप मेरे से पूछिए तो हाँ, बबल तो फॉर्मेशन बिल्कुल साफ साफ दिखते हुए नज़र आ रहा है। और इनके वजह से स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यूएस, कोरियन मार्केट्स या ताइवान के मार्केट्स में बबल फॉर्मेशन ज़रूर दिख रहा है, और ये बबल कभी भी फूट सकता है। और इसका इम्पैक्ट अगर आप पूछे इंडियन मार्केट्स में आएगा। देखिए, इंडिया के कोई स्टॉक्स अगर मैं बात करूँ, एआई की मैं बात करूँ, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो एआई के ऊपर वैसा काम कर रही है। तो इंडियन मार्केट्स में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है। अगर ये 3 मार्केट्स, यूएस, कोरियन और ताइवान मार्केट्स अगर इफेक्टेड होते हैं तो उसका असर आपने पहले भी देखा होगा, ज़रूर पड़ता है। तो ये मार्केट्स में बबल फॉर्मेशन, एआई बबल फॉर्मेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 7 स्पेसिफिकली जो एआई स्टॉक्स है, मैजिक स्टॉक्स है जो लोग कह रहे हैं, इनमें इनके वैल्यूएशंस बहुत हाई है, मैं कहते आया हूँ। क्यों? अगर मैं देखूँ क्यों इन यूएस, साउथ कोरिया और ताइवान के मार्केट्स मेरे को खतरे में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका कारण ये है कि आप अगर देखेंगे, यूएस की जीडीपी की बात करूँ या ताइवान की जीडीपी की अगर बात करूँ या साउथ कोरिया की जीडीपी की बात करूँ, उनको जब हम इनके जो मार्केट कैप की अगर बात करूँ और जीडीपी के साथ कंपेयर करूँ, तो बड़ा इम्बैलेंस दिखते हुए नज़र आ रहा है। आप अगर देखेंगे, ताइवान की अगर मैं बात करूँ, ताइवान का मार्केट कैप है इस समय, जो ताइवान के जो इक्विटी मार्केट्स है उनका अगर टोटल मार्केट कैप अगर मैं देखूँ, वो उनके जो जीडीपी है उससे करीब करीब 454% उनके जीडीपी से ज़्यादा है। साउथ कोरियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो साउथ कोरियन मार्केट्स पे जो मार्केट कैप है वो उनके जीडीपी से करीब करीब 254% टाइम्स ज़्यादा है। इवन यूएस जैसे देश की अगर मैं बात करूं, यूएस की जो मार्केट कैप है वो करीब करीब 230% ज़्यादा है उनके जीडीपी से। और जो ये मार्केट कैप और जीडीपी अगर मैं बात करूँ, इसी को बफेट इंडिकेटर, वॉरेन बफेट इंडिकेटर कहते हैं। तो इसमें जब मतलब इम्बैलेंस आता है तो मार्केट ज़रूर इफेक्ट होते हैं।
अगर मैं कुछ दिनों पहले की बात करूँ, 2020 से 2024 का जो पागलपन दौरा था इंडियन मार्केट्स में, तो इंडिया का जो मार्केट कैप था इंडिया के जीडीपी से करीब 2 गुना ज़्यादा हो गया था। उसके बाद आपने देखा इंडियन मार्केट्स कैसे अफेक्टेड रहे और कैसे अभी भी एक स्टैग्नेंट पोजीशन में चले गए हैं। तो यही होता है जब मार्केट कैप किसी भी देश के इक्विटी मार्केट्स के टोटल मार्केट कैप जीडीपी से इतना ज़्यादा हो जाता है। तो यही डर लग रहा है स्पेसिफिकली यूएस मार्केट में। अगर इन मैजिक स्टॉक्स की बात करूं, जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी के जो देखिए मार्केट कैप एनवीडिया का बड़ा है, लेकिन साथ साथ में उसकी जो अर्निंग्स है, जिस हिसाब से मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस हिसाब से अर्निंग्स ने उस मार्केट कैप का जो बढ़ना था उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया है। जैसे आपने देखा होगा 2021-22 में इंडियन मार्केट्स ने जब 25% 26% रिटर्न्स दिए, लेकिन इंडियन मार्केट्स में जो कंपनीज थी उनके अर्निंग्स 12% केवल थे। तो ये जो रिटर्न्स आ रहे थे 25% 26%, तो ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से हम इंडियन मार्केट्स को उस टाइम पे ओवर वैल्यूड कह रहे थे। तो इस समय में भी पर्टिकुलरली यूएस, साउथ कोरिया और ताइवान के मार्केट्स भी उसी स्थिति में है। और स्पेसिफिकली मैं एनवीडिया जैसी कंपनी की बात करूं, जिस हिसाब से उनके अर्निंग्स आए हैं और उनके जिस हिसाब तेजी से मार्केट कैप बढ़ा है, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और एआई का अगर मैं जस्ट बात करूं, एआई का जिस हिसाब से हाइप फैला था पूरे वर्ल्ड में, जिस हिसाब से एआई लोग सोच रहे थे एआई पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा लोगों को, तो मेरे को लगता नहीं पूरी तरीके से रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि रिसेंट कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं जो अगर आप देख रहे होंगे। देखिए जो एआई हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो रिटेल लेवल पे नहीं, जो बड़े बड़े एंटरप्राइज जो एआई यूज़ कर रहे हैं उसमें जो देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हम एआई को और डेवलप कर रहे हैं, जितना डेवलप कर रहे हैं उतना ही, जैसे कि एआई का एक्सपेंशन कर रहे हैं, एआई के मॉडल में डेवलपमेंट ला रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस हिसाब से एआई डेवलप हो रहा है उससे ज़्यादा उनको जो डेवलप करने के पीछे जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, देखो एआई का तो एक फिक्स कॉस्ट है, लेकिन जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एआई में डेवलपमेंट ला रहे हैं, तो वो जो वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और कुछ यूएस के ऑफिशियल्स थे शायद एनवीडिया कंपनी के, उन्होंने कहा कि जो एआई डेवलपमेंट में जो फाइनली जो देखा जा रहा है, जो खर्चा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिखते हुए नज़र आ रहा है। जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते थे वो अब जो हम लोगों ने दिखाया कि एआई बहुत जल्दी काम कर देगा, बहुत एफिशिएंटली काम करेगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, लेकिन एआई में जो देखा जा रहा है, जो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है, जो एआई में खर्चा, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिखते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं अभी ये देख के तो मेरे को साफ चीज़ नज़र आ रहा है कि एआई, देखिए जॉब्स तो जाएंगी कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है एआई पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इन कुछ चीज़ों से पता लग रहा है जिस हिसाब से एआई को ओवर हाइप्ड किया गया। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ, यूएसए ने ऑयल को केवल लेवरेज की तरह नहीं यूज़ किया, लेकिन ये एआई स्टॉक्स को भी वो लेवरेज की तरह ही यूज़ कर रहे हैं। और जिस हिसाब से इसमें अगर बबल जिस हिसाब से बना है फूटता है तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इंडियन कंपनीज़ की अगर बात करूँ, आईटी कंपनीज़ ने, इसलिए इंडियन आईटी कंपनीज़ एक्चुअली बहुत स्मार्ट हैं, मैं ये समझता हूँ। इन्फोसिस, टीसीएस, इन लोग सालों साल से इन लोग हैं। देखिए इसीलिए इन इंडियन बड़ी कंपनीज़ ने मतलब बहुत एग्रेसिवली एआई के ऊपर खर्चा नहीं किया, इसीलिए वो वेट एंड वॉच कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए यूएस के लिए जो इंडिया में जो आईटी सर्विस दिया करते थे, बेसिकली यूएस और यूरोप, तो वो बहुत कम कॉस्ट में पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू एआई जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिखते हुए नज़र आ रहा है साफ साफ। एआई को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड कर दिया गया है, और जिसके कारण एआई में एक इतना बबल फॉर्मेशन हुआ है, बर्स्ट होता है तो बहुत दिक्कत आ जाएंगी। खासकर एनवीडिया जैसी कंपनी हो गई, अमेजन जैसी कंपनी हो गई, और ताइवान की एक कंपनी है टीएसएमसी जैसी, उसकी भी एक ही हालत है। क्योंकि मैं अगर गूगल की बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, एप्पल की बात करूँ, देखिए ये सब कंपनीज अगर कुछ होता भी है तो ज़्यादा खतरे में नहीं आएंगी, क्योंकि इन सब कंपनी बहुत बड़ी कंपनीज हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, इनके पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो है, तो ये बचा लेंगे। लेकिन एनवीडिया और अमेजन जैसी कंपनी की वो अच्छी हालत नहीं, उनके पास उतना कैश फ्लो नहीं है। तो स्पेसिफिकली एनवीडिया और टीएसएमसी, ये सब कंपनीज खतरे में दिखते हुए नज़र आ रही है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, माइकल बरी जो अपने शॉर्ट सेलिंग के लिए फेमस हैं, उन्होंने तो अपना फंड बंद कर दिया है, लेकिन पर्सनली वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं और
उन्होंने तो शॉर्ट पोजीशन काफ़ी दिनों से बना रखे हैं और उन लोग जब शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, इन लोग कुछ दिनों में नहीं बनाते हैं, इन लोग 2 साल पीछे के इन लोग पोजीशंस खरीद के रखते हैं, क्योंकि इनको भी पता है जब बर्स्ट होता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। तो इन लोग बहुत मतलब पुराने खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसीलिए इन लोग शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे हैं। फिलहाल मैं जो चीज़ कह रहा था इतने दिनों से, देखिए ये सब चीज़ जब हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग को पता लग जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरी गुज़ारिश है सब लोगों से, तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेशन के लिए सोचिए, और एक जॉब कर रहे हैं तो दूसरा विकल्प आप अपने पास रखिए, चाहे वो छोटा-मोटा कोई भी बिज़नेस हो, आप ज़रूर विकल्प रखिए, क्योंकि जैसे दिन आ रहे हैं, सामने के दिन आ रहे हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो साफ-साफ बता रहे हैं, कहीं न कहीं एक रिसेशन आने के चांसेज़ हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ, क्योंकि डेप्थ और जो इंटरेस्ट पेमेंट है इतना बढ़ते जा रहा है। और इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ, वो है इंडियन इकोनॉमी डेफ़िसिट दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है, और इंडिया इम्पोर्टर है। तो एक तरफ से महँगाई खा रही है और दूसरे तरफ से इंडिया की करेंसी वीक होते जा रही है, क्योंकि जब करेंसी वीक होगी, हम कुछ इंपोर्ट करने जाएँगे तो वो हम लोग के लिए बहुत लॉस है। बहुत और ज़्यादा हमको जो खरीदते थे जब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग थी, जब हमारी करेंसी वीक हो जा रही है, तो हमको जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, जो हम लोग कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और ट्रेड डेफ़िसिट दिखते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं उस हिसाब से। तो इसीलिए मैं सबको यही कह रहा हूँ, अपने थोड़े घर के फ़िनांस में आप थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा बेकार चीज़ों में इसके किसी पार्टी को सपोर्ट करें, बीजेपी, कांग्रेस, सब फालतू चीज़ें हैं। आपको खुद ही कमाना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, आपको अपना फ़िनांस खुद ही बचाना पड़ेगा। उस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।